इस टूटे हुए घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे दिनेश। हाँ आशा, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। तुमने साथ दिया तो। आशा, मर्द औरत के बगैर अधूरा है, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता तो था, लेकिन इस सच्चाई को शिद्दत से अब महसूस कर रहा हूं। अब जबकि मैं अधूरा रह गया हूं, अपाहिज हो चुका हूं, लोगों के रहमो करम और हमदर्दी का मोहताज। दिनेश, तन का अपाहिज तो इस दुनिया में किसी ना किसी तरह जी ही लेता है, लेकिन मन का अपाहिज, विचारों का अपाहिज, वो तो हर पल घुट घुट के मरता रहता है। अपने आप को किसी का मोहताज मत समझो दिनेश। तुम्हें तो नए इरादे, नए हौसलों के साथ जीना है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना है जो सिंह साहब तुम्हें सौंप गए हैं। आशा, यही सोच सोचकर तो मैं परेशान हो रहा हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा भी या नहीं, जो मुझे। तुम उनकी जिम्मेदारियों को अब अच्छी तरह निभा पाओगे, ये बात मैं विश्वास से कह सकती हूं। अगर मैं सिंह साहब की बात दोहराऊं तो ये कहूंगी कि अब जब तुम्हारा हर भरम टूट गया है तो तुम्हारी आंखों में कोई झूठा ख्वाब नहीं, इसीलिए तुम अपनी हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा सकोगे। लेकिन आशा, मेरा एक हाथ। तुम्हारा एक हाथ नहीं रहा तो क्या हो गया? हर कदम पर मैं जो तुम्हारे साथ हूं। दिनेश, अपने आप को अकेला बेचारा मत समझो। दिनेश, सिंह साहब अपनी किसी जमीन पे एक रिजॉर्ट बनाना चाहते थे ना? हाँ आशा, और उसके लिए मैंने अपने डिजाइनर से 3-4 डिजाइन भी बनवाए थे, लेकिन सिंह साहब ये चाहते थे कि उनके इस प्रोजेक्ट का डिजाइन अमर चौधरी ही बनाए। लेकिन मैंने उनकी इस ख्वाहिश को कोई अहमियत नहीं दी, क्योंकि तुमने नेहा का रिश्ता शुभम से तोड़कर उनकी नजरों में अपने आप को मुजरिम बना लिया था। हाँ आशा, मैं अपने आप को अमर साहब का मुजरिम समझता था, मगर। भूल जाओ इन बातों को। तुम्हें अपनी खूबियों और अपनी कमजोरियों को कबूल करते ही जीना है। तुम ठीक कहती हो आशा। तुम तो जानते हो दिनेश, मैंने बरसों अमर के साथ काम किया है और फिर इंडिपेंडेंटली भी। अगर तुम कहो तो मैं अमर के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकती हूं। ठीक है। आशा आंटी, आप? जीते रहो बेटा। अमर है? हाँ, अंदर है ना, आइए। हेलो अमर। हेलो आशा, बहुत दिनों के बाद। कैसी हो? अच्छी हूँ। बैठो। चंद्रा साहब कैसे हैं? अपाहिज शरीर से तो उन्होंने समझौता कर लिया है, लेकिन अपाहिज विचारों से छुटकारा पाने में वक्त लगेगा। इतना बड़ा हादसा किसी को भी साइकोलॉजिकली हैंडीकैप करने के लिए काफी है। बीते हुए कल की छाया उनके आज पर अक्सर मंडराती रहती है। बीता हुआ कल उनके आज पे हावी ना हो, इसके लिए तुम्हें उन्हें बहुत संभालना होगा। कोशिश कर रही हूं अमर। अमर, शायद तुम्हें पता होगा कि सिंह साहब उदय और नेहा को लेकर लंदन चले गए हैं। हाँ, जाने से पहले उनसे मुलाकात हुई थी। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि वो अपने सारे कारोबार की जिम्मेदारी दिनेश को सौंप गए हैं। नहीं, इसका जिक्र उन्होंने मुझसे नहीं किया था, पर आशा, यह फैसला करके उन्होंने दूरंदेशी और अक्लमंदी का सबूत दिया है। चंद्रा साहब इस तरह बिजी भी रहेंगे। दिनेश तो पहले घबरा गए थे, मैंने उन्हें राजी करवा लिया है। अमर, सिंह साहब एक रिजॉर्ट बनाने का प्लान अप्रूव करवा गए थे और दिनेश ने उनके 2-3 डिजाइन भी बनवाए थे। हाँ, सिंह साहब वो डिजाइन मुझे दे गए थे ताकि मैं उन्हें अपनी राय दे सकूं। अमर, मैंने वो डिजाइन देखे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मुझे लगता है कि उससे बेहतर डिजाइन तुम बना सकोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन आशा, तुम खुद एक कामयाब डिजाइन इंजीनियर रही हो
तुम खुद ही क्यों नहीं बनाती? कभी थी, आज नहीं हूं। ये सब छोड़ के मुझे अरसा हो गया है और अब ये सब मुझे नया नया ऐसा लगता है। जानता हूं आशा, बरसों पहले तुमने अपना अच्छा खासा कैरियर छोड़ दिया। जानती हूं, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूं। ठीक है आशा, मैं ये डिजाइन बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम्हें भी मेरे साथ इस डिजाइन पर काम करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले किया करती थी। अमर, मैं भी ये चाहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों इकट्ठे एक बार फिर काम करें। वंडरफुल। आंटी चाय। थैंक यू बेटा। शुभम किधर है? अपने कमरे में है, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आओ बैठो। नहीं आंटी, मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना है। अच्छा। चलो। अमर, ऐसा लगता है कि ज्योति ने इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है, और ये सच भी है। एक अच्छी और सुलझी हुई बहू के घर आने से पूरा घर संवर जाता है। बहुत खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें इतनी समझदार बहू मिली है। ये बात तो मैं तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ कि तुम लोगों के साथ साथ शुभम भी बहुत खुश होगा। ये रहा आपका नाश्ता। यहाँ क्यों ले आई? बाहर लगा दो डाइनिंग टेबल पर, मम्मी पापा के साथ ही। श्रीमान जी, आपको याद नहीं, आज सोमवार है, मम्मी पापा दोनों का व्रत है। ओह, तो इस वक्त मम्मी होंगी मंदिर में और पापा नीचे आशा आंटी के साथ बातें कर रहे हैं। आशा आंटी आई हैं? मैं ठहरिए ठहरिए, उन्हें नीचे बातें करने दीजिए और आप यहाँ पर शांति से बैठ के नाश्ता कीजिए। मैं कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रही थी। बरसों से हमारे घर में एक ही कार है, वो भी पुराने मॉडल की। आपको ऑफिस जाने के लिए या तो कार पापा से मांगनी पड़ती है या फिर टैक्सी में जाना पड़ता है। मैं कह रही थी कि अब तो आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं और हमारा बिजनेस भी अच्छा चलने लगा है। मैं सोची थी कि एक नई कार खरीद लें। ओह, देखो ज्योति, वक्त आएगा तो हम एक नए मॉडल का एरोप्लेन भी खरीद लेंगे। फिलहाल पापा की पुरानी कार से या टैक्सी से काम चल रहा है तो चलने दो। ओके, बाय। तेरे पति ने नया काम खोला तो तूने अपनी सगी बहन को मुहूर्त पर भी नहीं बुलाया। मैंने इस बात का बुरा नहीं माना ज्योति, क्योंकि मैं जानती हूँ सास ससुर और पति के आगे तेरी एक नहीं चलती है। अरे मैंने तुझे तब भी समझाया था कि अपने पति को धीरे धीरे अपने बस में कर ले, लेकिन तेरे से कुछ नहीं हुआ। तूने उससे कार की फरमाइश की थी ना? हाँ? अरे माँ बाप के मर्जी के बगैर एक कार तो क्या, एक नई सुई भी खरीद कर नहीं दे सकता हो तुझे। मैं क्या करूँ दीदी, मैं सारी कोशिशें करके हार गई। अभी से हार मानकर मत बैठ जा, बाजी अब भी तेरे हाथ में है। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तेरा पति पूरी तरह से तेरी मुट्ठी में होगा। सुन, सास ससुर और पति को बस में करने का आज तुझे एक और गुर बताती हूँ। हाँ, पति को बाप और सास ससुर को दादा दादी बनने की बड़ी ललक होती है। अगर कभी ऐसी नौबत आ भी जाए तो तू माँ बनने से साफ इनकार कर देना। माँ ना बनने की जिद पर तू तब तक अड़ी रहना जब तक तेरा पति, तेरे सास ससुर तेरी हर बात, तेरी हर मर्जी नहीं मान लेते। ज्योति, घर वालों को अपने बस में करने का मैंने तुझे रामबाण उपाय बता दिया है। अगर मेरी बातों पर अमल करेगी तो पूरा खानदान तेरे कदमों पर झुकने को मजबूर हो जाएगा और तेरा पति यूं चुटकियों में ठीक हो जाएगा। हाँ। What is this? हाँ, ये सब क्या है? इतनी जल्दी 3 बसों के पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे? और ये क्या लिखा तुमने? 2 बसों को पूरी तरह रिपेयर करवाना होगा और इन सब पर खर्चा आएगा 50,000। नॉनसेंस। सत्य प्रकाश, नई बसों का इतनी जल्दी खराब हो जाना और
कुछ बसों की पूरी तरह रिपेयरिंग। कुछ समझ में नहीं है। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा साहब कि नई बसें इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई। मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है सत्यप्रकाश। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम सत्यप्रकाश रखा जरूर है, पर हकीकत में तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हो। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप किसी दूसरे मैकेनिक से बसों की जांच करवा लें। सारी जांच पड़ताल करवाने के बाद ही मैंने तुम्हें इस कंपनी में मैकेनिक की हैसियत से रखवाया था, पर अफसोस तुमने मेरा और इनका विश्वासघात किया है। मैंने कोई विश्वास नहीं किया। मैं सब जानता हूं मैं कि तुमने ये गाड़ियों के पार्ट जानबूझकर खराब किए, और वो इसलिए कि तुम ये पार्ट्स उन दुकानों से खरीदोगे जहां तुम्हारी कमीशन बंधी हुई है। और बसों को भी तुम पूरी तरह से रिपेयर करने की बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि बसों को जिस गैराज में तुम भेजोगे वहां भी तुम्हारा परसेंटेज तय है। अरे साहब, भगवान से डरिए साहब। ये क्या आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं? बकवास बंद करो। अव्वल तो हमारी बसें खराब नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए ऑफिस का कोई दूसरा आदमी जाएगा, और अगर बसों को किसी गैराज में भेजने की जरूरत हुई तो ये उन्हीं गैराजों में जाएंगी जहां साहब लोग चाहेंगे। यू अंडरस्टैंड? और अब जाओ यहां से। और एक बात सुनो, आगे से अगर तुमने साहब लोग को गुमराह करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें इस कंपनी में टिकने नहीं दूंगा। यू अंडरस्टैंड? गेट लॉस्ट इज इट। सोचता था धोखाधड़ी से सारा माल हड़प कर जाएगा। लायर, चीटर। रिलैक्स कौशल, रिलैक्स। अब इतनी जल्दी भी धोखा नहीं खाते हम लोग। पैसा देने से पहले तुमसे बात जरूर करते। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिजनेस का कोई भी मैटर हो, हम तुमसे जरूर कंसल्ट करते हैं योगराज। वो तो आप दोनों भाइयों की जरा नवाजी है साहब, वरना मैं किस काबिल हूं। और एक्चुअली ये सब टेंशन में मैं भूल गया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था योगराज की कुछ पार्टियों ने कैश पेमेंट की है, पूरे 35 लाख। मैं चाहता था कि कल सुबह तुम बैंक जाकर उसे। एक्सक्यूज मी सर, कल 9 तारीख है और कल सुबह एक क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और आप इन तो रखवाई हो मीटिंग। एंड आई एम सपोज्ड टू बी देयर विद यू सर। ओह, मैं भूल गया था। भैया आप जा सकेंगे? ठीक है, कल सुबह ऑफिस आने से पहले मैं बैंक चले जाऊंगा। गुड। एक मिनट, ये लीजिए भाई। ठीक है सर, फिर मैं चलूं? हाँ कौशल, तुम घर जाओ, सारा स्टाफ जा चुका है। नहीं सर, मेरा तो काफी काम पेंडिंग पड़ा है। कुछ नहीं कौशल, थोड़ा काम पेंडिंग रह भी गया तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कल कर लेना। ठीक है सर, अगर आप कहते तो। हाँ सर, आप यहाँ से सीधा घर जाएंगे ना अपने? हाँ, घर ही जाने वाले। क्यों? क्या है कि मेरे अंकल का घर आपके घर के रास्ते में पड़ता है, और उन्होंने मुझे आज डिनर पे बुलाया था। अब इतनी रात के मुझे टैक्सी तो मिलेगी नहीं, तो सोच रहा था कि अगर आप प्लीज मुझे। कोई बात नहीं कौशल, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू सर, मैं अपना बैग लेके आता हूँ सर। कौशल, हम तुम्हारे नीचे जीप में इंतजार कर रहे हैं। ओके सर। सॉरी हाँ, वो लेट हो गया थोड़ा सा मैं। प्लीज सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो देखना कौशल, एक दिन हम सब लोग आकाश की बुलंदियों को छू लेंगे। लगता है कोई गाड़ी उड़ा के चली गई से। मैं देखता हूँ। एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े संसार संसार, ये संसार, ये संसार।
एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती